हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रो एंटरटेनमेंट ऑफिशियल। आज मैं इस वीडियो में आपको कोई एंटरटेनमेंट की बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको स्टडी की बात करूँगा। इसमें मैं आपको 4 पॉइंट्स करवाऊँगा। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। थर्ड हमारी होगी बॉल पोइम एंड फोर्थ टाइगर इन द जू जो कि इंग्लिश के सिलेबस में है। आज मैं आपको सारी पोइटिक डिवाइसेस, सेंट्रल आइडिया, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सारी इस वीडियो में करवाऊँगा। ये वीडियो मैं लंबी नहीं करूँगा, 15 to 20 मिनट्स की ये वीडियो होगी। इसलिए फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं जो कि डस्ट ऑफ स्नो है। तो डस्ट ऑफ स्नो पहले तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है। इसका सेंट्रल आइडिया है द डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ सिंपल पॉइंट, बट अब एज अ सिंबल देखते हैं तो इसका बहुत डीपर मीनिंग है। ये हमें इंपॉर्टेंस बताती है स्मॉलर थिंग्स की, हमारी जो लाइफ में होती हैं। इस पॉइंट में यही कहा है कि एक पॉइंट जो कि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है और कुछ देर बाद वहाँ पर क्रो एक उड़ता आता है, वहाँ पर ट्री पे बैठता है और गलती से वो ट्री के ऊपर से बर्फ़ उसके ऊपर गिरा देता है। पहले पॉइंट बहुत दुखी था, अपना दिन बहुत इंजॉय नहीं कर रहा था, वो बहुत गुस्से में था। अब वो उसी दिन को इंजॉय करने लगता है। किस वजह से? जब उसके ऊपर बर्फ़ गिरती है हेमलॉक ट्री से, क्रो की वजह से उसके अंदर एक चेंज ऑफ मूड आता है। तो ऐसे ये पॉइंट बताता है कि हमारे लाइफ में कई चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है और नेचर की भी। तो इसमें जो पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, पहले तो राइम स्कीम इसकी है ए बी एंड ए डी। फर्स्ट पैराग्राफ में ए बी ए डी एंड सेकंड में भी यही है ए बी ए डी। और जो सिंबल्स यूज़ किए पोइट ने, एक है हेमलॉक ट्री और क्रू। ये दोनों एक नेगेटिविटी के सिंबल हैं, पर पोइट ने इसे एक पॉजिटिव वे में लिया क्योंकि पोइट का इससे मूड चेंज हो गया था और वो अपना जो दिन था वो इन्जॉय कर रहा था। इसमें एक और पोइटिक डिवाइस है, वो है आयरनी। आयरनी मतलब यहाँ पे एक कंट्रास्ट बता रहे हैं, मतलब डिफरेंस बता रहे हैं कि व्हाट इज़ सेड एंड व्हाट इज़ मीन्ड, हम क्या कहते हैं और हम क्या समझते हैं। हाँ, और अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। जो डस्ट ऑफ स्नो होते हैं उसे पार्टिकल्स ऑफ स्नो कहते हैं, और जो हेमलॉक ट्री होता है उसे पॉइजनस प्लांट कहते हैं। हिंदी में उसे धतूरा भी कहते हैं और इस सरल का पौधा भी कहते हैं। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। इसमें पोइट कहता है द पोइट रिकाउंट्स अ स्मॉल इंसिडेंट। वो हमें स्मॉल इंसिडेंट बताता है जिससे उसका चेंज होता है मूड। ही वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड एंड होपलेस। वो बहुत होपलेस और डिप्रेस्ड फील कर रहा होता है। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। उसके ऊपर एक क्रो आता है, द क्रो सिटिंग ऑन इट शूक द ट्री एंड स्नो, जो स्नो होती है फ्लेक्स फॉल ऑन द पोइट, वो पोइट के ऊपर गिरती है। दिस चेंज द थॉट प्रोसेस ऑफ द पोइट। पोइट की सोचने की जो अंदर की शक्ति होती है वो उसे बदल देता है। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ डे हैप्पीली। और जो अपना बाकी का दिन होता है वो बहुत हैप्पीली इंजॉय करके अपना दिन गुजारता है। अब इसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हु इज़ मी इन द सेकेंड लाइन? मी पॉइंट है। व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री? क्रो ने हेमलॉक ट्री को क्या किया? उसने शूक किया स्नो हेमलॉक ट्री से। वेयर डिड द स्नो शूक डाउन ऑन द पॉइंट? द स्नो फेल ऑन द पॉइंट फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। फाइंड द वर्ड बताना फ्रॉम द स्टेंजा दैट मीन्स मूव्ड विद फोर्स। मूव्ड विद फोर्स मतलब शूक, गिराना, स्नो को उसने ऊपर से गिराया था। और इसका जो सेकंड है, has given my heart a change of mood, saved some part of a day I had rude. Rude मतलब गुस्से में था, was in the anger, regret, इसका ये मीनिंग होता है। और इसमें एक और पोइटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। फर्स्ट लाइन में हैज़ भी एच से है, हार्ट भी एच से है, और थर्ड लाइन में भी सेव्ड सम पार्ट, तीनों ही एस से हैं, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन भी यूज़ हुई है, आयरनी। ये दो आप याद रखिएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, व्हेन द स्नो फ्लेक्स फॉल ऑन द पॉइंट, जब स्नो पॉइंट पे गिरती है, हिज मूड चेंज फ्रॉम स्टेट ऑफ सैडनेस टू हैप्पीनेस। तो वो पहले सैड था, अब वो हैप्पी हो गया। ही फेल्ट रिफ्रेश, अब वो रिफ़्रेश फील कर रहा था अपने डे को, अब वो हैप्पीली गुजारना चाहता था। अर्लियर ही हैड बीन ड्रॉइंग द डे, मतलब वो अपना दिन वेस्ट कर रहा था, गुस्से में गुजार रहा था। नाउ ही स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट, अब वो इंटरेस्ट ले रहा था अपनी लाइफ में और स्पेंड करना चाहता था अपना दिन बिना किसी टेंशन से।
दिस स्मॉल इंसिडेंट, ये छोटे से इंसिडेंट जो कि नेचर से हुआ है, सेव द रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड इन डिसअपॉइंटमेंट। इसीलिए कहते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ की हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे एक दो छोटी सी चीज़ें, हेमलॉक ट्री और क्रो जिनको हम नेगेटिव कहते हैं, उन्होंने एक पॉइंट का आधे आधे से ज़्यादा दिन बचा लिया और उसे बहुत अच्छा लगा और उसका मूड भी डिसअपॉइंटमेंट से चेंज हो गया हैप्पीनेस में। इसमें से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? व्हाट हैड गिवन द पॉइंट चेंज ऑफ मूड? किससे हुआ था चेंज ऑफ मूड? फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री? द क्रो ने हेमलॉक ट्री पे क्या किया था? शूट की थी उस पे से स्नो हेमलॉक ट्री से। व्हाट डज द पोइट वांट टू सजेस्ट? पोइट हमें क्या सजेस्ट करता है? द पोइट वांट टू सजेस्ट दैट जो हमारी लाइफ में स्मॉल थिंग्स ब्रिंग द बिग चेंजेस इन लाइफ। जो हमारी लाइफ में स्मॉल थिंग्स होती हैं, मतलब कोई भी छोटी से छोटी चीज़, वो बहुत बड़े चेंजेस हमारी लाइफ में ला सकती है। जैसे कि पॉइंट हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था नेगेटिव चीज़ के नीचे, पर उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चीज़ हुई एक नेगेटिव चीज़ की वजह से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब एक वर्ड बताना है पैसेज में से जिसका मीनिंग है बीइंग इन एंगर। बीइंग इन एंगर मीन्स रूड, मतलब गुस्से में अपना दिन गुजारना। तो हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड करते हैं। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, फायर एंड आइस। तो गाइज़ हम अपना फायर एंड आइस चैप्टर शुरू करते हैं। बस 1 मिनट में अपनी बुक में से पेज खोल लूँ, फिर उसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो गाइस अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पे रॉबर्ट फ्रोस्ट का ही लिखा हुआ है। इसका सेंट्रल आइडिया है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज दैट द सेंट्रल आइडिया around which the entire poem resolves is the love, equality, sympathy alone can help the mankind in establishing the peace on earth. इसका मतलब है, इस पोएम में हमें ये बताया गया है कि जो लव होता है, इक्वालिटी होती है और जो सिंपैथी होती है। 1 मिनट में पेज निकाल देता हूँ। यहाँ पे क्लियर नहीं है पर ठीक है चलो। हाँ, इसका सेंट्रल आइडिया है जो लव होता है, इक्वालिटी होती है, सिंपैथी होती है, वो मैनकाइंड की लाइफ में पीस बना के रख सकती है, शांति बना के रख सकती है। इसलिए हमें हेट्रेड, ऐसे कई सिंबल्स इस पोइम में आएंगे जो हमें नहीं करने चाहिए। हेट्रेड आएगा और भी कई आएंगे, फाइट आएगी, हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो इस पोइम में फायर एंड आइस है, जो आइस है वो सिम्बलाइज किससे कर रही है? हेट, इनडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप। और जो फायर है, फायर किसे सिंबलाइज कर रही है?
फायर कर रही है डिज़ायर को। फायर, आप इसे याद रखिए, फायर इज़ नोन आल्सो एज द डिज़ायर। और जो आइस है, आइस सिम्बलाइज हेट, इनडिफरेंस, कोल्डनेस। इसमें पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, इसमें भी सिम्बलिज्म यूज़ हुआ है। फायर इज सिंबल एज डिज़ायर जो मैंने आपको बताया, और आइस कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस। इसमें पोइटिक डिवाइस यूज हुआ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स ये ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमें एक पोइम में दी गई है पर वो एक अनट्रू स्टेटमेंट है, मतलब वो ट्रू नहीं है। इसमें एक हमें लाइन दी जाएगी, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस इट मतलब अगर जो ये अर्थ है, अगर वो दो बार मरना चाहे, दो बार ख़त्म होना चाहे, तो फायर एंड आइस दोनों उसे ख़त्म कर सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, वो एक अनट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो अर्थ है वो दो बार ख़त्म हो ही नहीं सकती। अर्थ अगर ख़त्म होगी तो वो एक बार ही होगी। तो पैराडॉक्स वो होती है स्टेटमेंट जो कि अनट्रू है। एलिट्रेशन इसमें यूज़ हुआ है एस। सम से दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर, वर्ल्ड और विल WW, सम से SS। तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फेवर भी F से है, फायर भी F से है। इमेजिनरी, इसमें इमेजिनरी भी यूज़ हुआ है। इमेजिनरी मतलब हम जो सोचते हैं। इमेजिनरी इसमें कौन सी लाइन में यूज़ हुआ है? फायर एंड आई स्टैंड फॉर डिज़ायर। इसके लिए आइस डिनोट्स अस फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, हेट्रेड, इंटॉलरेंस एंड इंडिफरेंस। इमेजिनरी इसके लिए यूज़ हुआ है। ये सारी पोइम ही इमेजिनरी है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं सम से विल एंड, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। विल यहाँ पे यूज़ हुआ था, मतलब वो फ्यूचर, मतलब वो इमेजिनरी है। इसमें जो राइम स्कीम यूज़ हुई है वो है ABAA BCBCB। तो राइम स्कीम हो गई। अब हम करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसका कहने का मतलब ये है, द पोइट वांट्स दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड आइस। जो पोइट कहता है जो हमारा वर्ल्ड है या तो वो फायर में ख़त्म होगा या आइस में। बोथ द थिंग्स, दोनों चीज़ें स्टैंड इन द कॉन्ट्रास्ट, मतलब ये एक दूसरे के ओपोजिट हैं, पानी और आग। एंड दे आर द ऑपोजिट टू ईच अदर, दे आर द सिम्बल्स ऑफ पैशन, दे आर द सिम्बल्स ऑफ पैशन एंड डिज़ायर एंड कोल्डनेस, हेट, इनडिफरेंस। जो कि हमारे अंदर इनडिफरेंस है, हेट्रेड है, डिज़ायर है, कोल्डनेस है, ये उन सब चीज़ों को डिनोट करता है। देयर आर द पीपल, कई पीपल ऐसे हैं जो कहते हैं जो फायर है, मतलब हीट, पैशन विल एंड द वर्ल्ड। और देयर आर आल्सो द पीपल हु से दैट आइस विल एंड द वर्ल्ड। और जो पोइट कहता है, पोइट टेल्स दैट ही पर्सनली इज़ ऑफ ओपिनियन दैट द अदर थिंग्स लाइक ग्रीड, इनडिफरेंस, जेलस विल आल्सो कंज्यूम द वर्ल्ड। और पोइट कहता है मैंने जहाँ तक देखा है, मैं उनके साथ हूँ जो कहते हैं कि फायर जो अर्थ को एंड कर देगी। फायर मतलब पोइट उन लोगों के साथ है जो कहते हैं कि फायर इस अर्थ को एंड कर देगी। तो फर्स्ट की ये एक्सप्लेनेशन थी। तो सेकंड की है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ द हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रीन एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब है बी सफिशेंट। इसकी एक्सप्लेनेशन है, द पोइट एडमिट्स दैट फायर एंड आइस शैल ब्रिंग एन एंड टू द वर्ल्ड, बट हेट्रेड इज नॉट एंड लेस सिविल। हेट्रेड, हेट भी कोई लेस इविल नहीं है, मतलब वो कोई आम नहीं है, वो भी इस दुनिया को ख़त्म कर सकता है। द पावर ऑफ हेट्रेड, जो हेट्रेड सिंबलाइज किसके नाम से किया? आइस से। हमने पहले पढ़ा था ना, आइस आल्सो नोन टू बी द हेट्रेड, इट इज़ पावरफुल एज द डिज़ायर, डिज़ायर कंज्यूम्स क्विकली एज सो द हेट्रेड। हेट्रेड इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग, ये हेट्रेड हमारे दिलों में बसा हुआ है, हमारे अंदर बहुत हेट्रेड भरी हुई है, जिसकी वजह से एक दिन अर्थ ख़त्म हो जाएगी। इट इज़ द वीपन, ये एक हथियार है टू ब्लास्ट द एंटायर वर्ल्ड, जो कि सारी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। दस फायर एंड आइस हेट्रेड आर सिंबलिकली मोर पावरफुल वेपन्स दैन द न्यूक्लियर वेपन्स। जो कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, आपको पता ही होगा न्यूक्लियर वेपन्स कौन से होते हैं।
जो फायर एंड आइस है वो उनसे भी जो ज़्यादा ताकतवर वीपन्स हैं। दिस मैसेज अंडरलाइंस द एसेंस ऑफ द पोएम। हमें यही इस मैसेज में बता रहे हैं कि फायर एंड आइस वो दूसरे के ऑपोजिट हैं, पर दोनों में एक तरह की शक्ति है। मतलब दोनों ही अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होने का मौका मिले तो दोनों इसको ख़त्म कर सकती हैं। ये थी हमारी फायर एंड आइस की एक्सप्लेनेशन। तो अब हम करते हैं अपने टाइगर एंड जू की। ये रहा टाइगर एंड जू। सॉरी, मैं टाइगर एंड जू निकाल लेता हूँ। जो टाइगर इन द जू पोइम है, इसका सेंट्रल आइडिया बहुत ही इजी है। इसमें मेन यही कहा गया है कि जो पोइट डिस्क्राइब दैट द मेंटल स्टेट ऑफ द टाइगर है। इसमें हमें जो टाइगर होता है वो केज में उसकी सोच क्या होती है, इसमें हमें वो बताया गया है। देयर इज़ अ कंपैरिजन, इसमें कंपैरिजन भी है बिटवीन द लाइफ ऑफ द टाइगर, टाइगर की इन वाइल्ड स्टेट एंड इन द जू। वो नेचुरल हैबिटेट में अपने बहुत खुश होता है, लेकिन केज में वो बहुत ही एक उसे बंदी की तरह वहाँ पर केज के अंदर बंद किया होता है। द पोएट गिव्स आउट द स्ट्रॉन्ग मैसेज, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि दैट द वाइल्ड एनिमल्स को हमें उनकी नेचुरल हैबिटेट में ही रखना चाहिए, हमें उन्हें जू में बंद करके नहीं रखना चाहिए। और पोइट ने ये भी कहा है कि फ्रीडम शुड नॉट बी स्नैच फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, हमें वाइल्ड एनिमल्स से उनकी फ्रीडम नहीं छीननी चाहिए, हमें उन्हें अपनी नेचुरल इन हैबिटेट में ही रहना चाहिए। कैप्टिविटी मतलब किसी को अपना बंदी बना के रखना, ये बहुत ही गंदी पनिशमेंट दी जाती है एनिमल्स को जो कि वाइल्ड स्टेट में, उनको वहाँ से उठा के केज में ला के बंद कर दिया जाता है। इसमें जो कि पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं वो हैं एलिट्रेशन, जो कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, साउंड्स इन द सेम लाइन, जैसे ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्राइप्स, स्टॉक्स स्ट्राइप्स एस यूज़ हुआ है। और इसके राइम स्कीम जो फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ स्टेंजा के लिए इसकी ABCD है, और फॉर द थर्ड एंड फिफ्थ स्टेंजा इसकी ABCD है। अब 1 मिनट की ब्रेक के बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। चलिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट टेंस है, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on the pads of velvet quiet in the quiet range। तो इसमें जो स्टॉक्स है, वॉक्स विद प्राइड, स्टॉक्स का मीनिंग है वॉक विद प्राइड, वो बहुत ही प्राउड से वॉक में चलता है। उसके पैड्स जो हैं उसके सॉफ्ट है, बहुत ही गद्दे की तरह। वेलवेट एक सॉफ्ट क्लोथ होता है। रेज मतलब गुस्से में। तो पोइट ने कहा है द टाइगर विद द विविड स्ट्राइप्स, उसके जो स्ट्राइप्स हैं उसके बहुत ही अलग अलग तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं। वॉक्स हार्ड द केज, मतलब वो बहुत गुस्से में केज में चल रहा है। ही लुक्स वेरी कैप्टिवेटेड इन द स्मॉल केज, वो एक बंदी की तरह वहाँ पर चल रहा है। हिज पैड्स लाइक वेलवेट लाइक सॉफ्ट, पर उसके जो पैड्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं वेलवेट की तरह। इन स्पाइट ऑफ बीइंग मोस्ट पावरफुल, बहुत ही पावरफुल होने की जब हम किसी भी एनिमल को उनकी नेचुरल हैबिटेट में देखते हैं तो वो कितने स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। वो
गुस्से में नहीं दिखाई देते, वो कितने प्यार से वहाँ पर बैठे होते हैं, पर केज में अगर कोई उनके साथ मजाक करे उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत गुस्से में होते हैं, क्योंकि उनको अपनी नेचुरल हैबिटेट से निकाल के केज में बंद कर दिया जाता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग मोस्ट पावरफुल होने की जगह वो प्रिजन में बंद होते हैं और बहुत हेल्पलेस होते हैं, क्योंकि कोई उनकी हेल्प नहीं करता। ही इज़ एंग्री, वो एंग्री तो होते हैं बट वो कुछ कर भी नहीं सकते। दिस हेल्पलेसनेस मतलब कोई उनकी हेल्प ना करे तो उसको हेल्पलेसनेस कहा जाता है। गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन हिज फेस, उनके मुंह पर दिखता है वो कितने नाराज़ हैं, बहुत वो गुस्से में है, क्योंकि उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जो सेकंड है, he should be lurking in the shadow, sliding through the long grass near the water hole where the plump deer would pass. तो इसमें कहा है the point bit is that the tiger should have been lurking and sliding in the tall grass. इसमें बस यही कहा है कि जब he should, वो इसमें अब पॉइंट केज की जगह वो केज जो जू में होता है उसकी जगह वो अपने नेचुरल हैबिटेट में आ गया, मतलब फॉरेस्ट में आ गया है। वो कहता है जब टाइगर होता है वो फॉरेस्ट में, जब टाइगर अपने फॉरेस्ट में होता है, अपनी नेचुरल हैबिटेट में होता है, तब लर्किंग इन द शैडो मतलब वो जो ग्रास होती है वहाँ पे लंबी लंबी ग्रास होती हैं उसमें वो छुपता है। क्यों छुपता है? क्योंकि वहाँ पर जो प्लम्प डियर, पतले से जो डियर होते हैं वो वहाँ पर पानी पीने आते हैं एक वाटर होल के पास। तो वाटर होल के पास जो ग्रास होती है वहाँ पे जो टाइगर होता है वो उनके शैडो में छुपता है। क्यों छुपता है? क्योंकि वो उन डियर का उसने वो करना होता है, उसे खाना होता है, पहले उसे जपड़ना होता है फिर उसे खाना होता है, इसलिए वो छुपता है। तो जो थर्ड है, you should be snarling around the houses at the jungle's edge bearing the white fangs, his claws terrorizing the village. जो snarling मतलब ग्रोलिंग, जब वो गुर्राते हैं। एज मतलब मार्जिन, किनारा। बेयरिंग मतलब जो अपने वो गुस्सा दिखाता है। फैंग्स मतलब उसके टीथ। क्लॉज मतलब उसके पंजे। टेरराइजिंग मतलब किसी को डराना। अब इस टेंसे में द पॉइंट इमेजिन व्हाट द टाइगर डूइंग इफ़ ही एस्केप्ड द जंगल हिज वाइल्ड गेम। अगर वो जंगल से बाहर, अब क्या होता है, अब हम जंगल तक अपने घर वहाँ पर बनाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो टाइगर अब जंगल में भी नहीं रहेंगे तो कहाँ पे रहेंगे। इसलिए जब हम जंगलों के किनारों पर अपना घर बना लेते हैं तो वो वहाँ पर आके हमें डराता है, अपने टीथ दिखाता है, अपने पंजे दिखाता है ताकि हम डरें और वहाँ से भाग जाएं। वो गुर्राता है, हमें टेरराइजिंग करता है, पर वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, पर हम उसे नुकसान पहुंचा के बंद कर देते हैं। तो पॉइंट ने यही कहा है कि ही वुड बी ग्रोलिंग नियर द विलेजेस बेयरिंग द वाइट फैंग्स द वे ही वुड टेरराइजिंग द विलेज। द पॉइंट इम्प्लाइज दैट इफ़ वी डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल, तो अगर हम उसकी जो हैबिटेट है फॉरेस्ट, अगर हम पेड़ काट देंगे तो वो कहाँ पर रहेगा, वो स्टेट्स में सिटीज़ में आके ही रहेगा। तो वहाँ पर वो सब लोग समझते हैं कि वो हमें खाने आ रहा है, पर वो उन्हें एक संदेशा देता है अपने पंजे दिखाकर, अपने दांत दिखा के कि आपने हमारे फॉरेस्ट भी काट दिए, अब हम कहाँ रहें। वो हमें यही कहता है, तो इसलिए हमें फॉरेस्ट नहीं काटने चाहिए, वो उनकी नेचुरल हैबिटेट है। अब फोर्थ, but he locked in a concrete cell, his strength behind the bars, stalking the length of cage, ignoring visitors. 1 minute, guys. तो इसमें वो कहता है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, द पॉइंट सेज दैट टाइगर इज़ नाउ प्रिजन इन द स्मॉल केज। अब वो एक स्मॉल से केज में बंदी बना हुआ है विद द कंक्रीट सरफेस, मतलब एक हार्ड सा सर्फेस जो कि सीमेंट से बना होता है, सीमेंट एंड स्टोन से। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ, और उसके पीछे उसकी स्ट्रेंथ ज़ीरो होती है।
ही मूव्स इन अ वेरी सैड वे, वो बहुत सैड वे, उसका मूड बहुत सैड होता है, उसी सैड मूड से वो वहाँ पर चलता है। ऑन द स्टोनी सरफेस ऑफ हिज सेल ही इज़ एंग्री, वो एंग्री होता है और डिसअपॉइंटेड भी होता है क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता, और वो हेल्पलेसनेस भी होता है क्योंकि कोई उसकी हेल्प भी नहीं कर सकता ही। वो विजिटर्स जो वहाँ पर उसको देखने आते हैं वो उसे इग्नोर्स करता है क्योंकि वो जानता कोई उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। द पोइट इम्प्लाइज द indifference of the officials towards the pathic plight, मतलब वो बहुत उदास है, वो देखता कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा बल्कि सब सारे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसे देख के हंस रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पर बहुत गुस्से में होता है और उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, उन्हें इग्नोर करता है। इसकी फिफ्थ पार्ट, ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब वो आखिरी वॉइस सुनता नाइट में, किसकी? पेट्रोलिंग कार्स की वो लास्ट आवाज़ सुनता है और वो सोचता है, पोइट ने हमें ये बताया कि वो सोचता है मेरे को लास्ट मतलब दिन के आखिरी पहर में, मतलब रात में भी वो उसे आराम नहीं करने दे रहे हैं, दिन में तो सारे उसे देखने आते हैं, उसे सारे चिढ़ाते हैं, वो हेल्पलेस होता है, वो सैड होता है, पर रात में उसका आराम करने का टाइम होता है, रात में भी उसे बहुत वॉइसेस आती हैं। इससे अच्छा अगर वो अपनी हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट में होता फॉरेस्ट में, तो वो आराम से वहाँ पर सोता, वो अपना वहाँ पर आराम से सोता अपनी फैमिली के साथ ट्री के नीचे, पर वो छोटे से केज में सो रहा है, वो हेल्पलेस है। एंड द स्टेयर्स विद, वो अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स मतलब चमकते तारों की तरफ देखता है, और देखते हुए उसके आंखों में क्या दिखता है, क्योंकि वो हेल्पलेस है, सो वो स्टार से अपनी एक विश मांग रहा है कि मैं काश अपनी नेचुरल हैबिटेट में होता। द टाइगर, इसकी एक्सप्लेनेशन, द टाइगर रिमेन्स डिस्टर्ब्ड बाय द पेट्रोलिंग कार्स इवन एट द नाइट, he has lost all the hopes of getting to the natural habitat. He stares at the brilliant stars, seemingly praying to the almighty of freedom. He seems to be searching for some hope. वो hope की search करता है। Rest in the brilliant stars, stars की तरफ देखकर, his eyes are brilliant, बहुत ही चमकती हुई eyes, which implies that वो hope कर रहा है freedom की, उसे किसी दिन freedom मिलेगी, वो इस चीज़ की hope करता है stars की तरफ देखकर। तो नेक्स्ट पोइम हमारी बॉल पोइम है। तो 2-3 मिनट्स बाद हम अपनी बॉल पोइम शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इतनी मेहनत से आपके लिए इतनी बड़ी वीडियो बनाई जा रही है, फिर भी छोटी है क्योंकि 4 पोइमों को याद घंटा तो लग ही जाता है। मैं आपको 40 या 45 मिनट्स तक सारा चैप्टर करके दे रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो 2-3 मिनट्स बाद हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, हम बॉल पॉइंट चैप्टर करते हैं जो कि जॉन बेरीमैन का लिखा हुआ है। इसका सेंट्रल आइडिया ये है, द पोइट जॉन बेरीमैन डिस्क्राइब्स इन द पोइम दैट ग्रीफ, दुख, पेन ऑफ द बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। इस पोइम में हमें पोइट
बता रहा है एक बॉय का दर्द जो कि अपनी बॉल खो चुका है। वो किससे सफ़र कर रहा है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। द पोइम शो दैट, पोइम हमें क्या शो करती है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, गुम होती हैं, उससे हमें किसी दुख में बैठ नहीं जाना चाहिए, हमें उठ के एक नई लाइफ की स्टार्ट करनी चाहिए। उस दर्द को, उस दूर से सॉरी गाइस, मैं कुछ और ही बोल रहा हूँ। इसके पोइटिक डिवाइसेस एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन वट पोइम में यूज़ हुआ है, बॉल्स भी पोइम में यूज़ हुआ है। रिपीटिशन, रेपिटेशन वट 2 लाइन में यूज़ है, बॉल्स भी 2 लाइन में यूज़ है। सिम्बोलिज्म, सिंबल भी यूज़ है। द फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन ऑब्जेक्ट सिम्बलाइज, हमें सिम्बलाइज करता है।